जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक हम लोग का जो क्विक रिवीजन नोट्स से का सीरीज चल रहा था उसमें पॉलिटी का ये दूसरा वीडियो होने वाला है, यानी कि इस वीडियो में हम लोग ये पॉलिटी को समाप्त कर देंगे लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग संसद के दो सत्रों यानी कि संसद के दो सत्रों के बीच किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, यानी कि संसद का जो सत्र चलता है उससे प्रथम और दूसरा सत्र के बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। संसद में सदनों की कार्रवाई का पहला घंटा, यानी कि पहला घंटा कब से कब तक चलता है तो 11 से 12 बजे तक पहला घंटा चलता है, उसे प्रश्नकाल कहलाता है। यानी कि संसद में सदनों की कार्रवाई का पहला घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल कहलाता है। संसदीय कार्रवाई में शून्यकाल भारत की देन है, जो प्रश्नकाल के तुरंत बाद यानी कि 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है प्रश्नकाल। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए संसद में 50 सदस्यों का अनुसमर्थन अनिवार्य होता है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि अविश्वास जो प्रस्ताव होता है, अविश्वास से प्रस्ताव लाया जाता है, उसके लिए कितने सदस्यों का समर्थन अनिवार्य होता है? तो कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य होता है। संसदीय इतिहास में अब तक तीन बार 1961, 1978 और 2002 में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि अब तक इतिहास में संयुक्त अधिवेशन कितने बार बुलाया गया है? तो मात्र 3 बार बुलाया गया है। और कब कब बुलाया गया है? तो 1961 में, 1978 में और 2002 में। अब यहाँ पे कुछ संसदीय समिति दिया गया है कि उस समितियों का गठन कब हुआ था और उसमें कितने सदस्य होते हैं और उसका कार्य क्या होता है, तो उसको देखते हैं लोग। तो पहला हम लोग का रहने वाला है लोक लेखा समिति। पहला समिति का नाम क्या है? तो लोक लेखा समिति। इसका गठन 1921 में हुआ था। इसका गठन कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। भारत से सरकार अधिनियम 1919 के तहत लोक लेखा समिति का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें से लोकसभा से 15 सदस्य आते हैं और राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं। और जो लोक लेखा समिति है उसका कार्य क्या होता है? तो उसका कार्य होता है कि सीएजी की रिपोर्ट का जांच करना इसका कार्य होता है। अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं। उसके बाद है प्राक्कलन समिति। इसका गठन 1950 में किया गया था। इसका गठन कब किया गया था? तो 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था? तो जॉन मथाई की सिफारिश पर। और इसमें कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है, जो केवल लोकसभा से आते हैं। बजट के अनुमानों का जाँच करना इसका कार्य क्या होता है? कि बजट के अनुमानों का जाँच करना। अभी वर्तमान इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर संजय जायसवाल हैं। अभी वर्तमान अध्यक्ष के रूप में कौन है प्राक्कलन समिति का? तो डॉक्टर संजय जायसवाल। उसके बाद है लोक उद्यम समिति। इसका गठन 1964 में किया गया था। इसका गठन कब किया गया था? 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश पर? कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर लोक उद्यम समिति का गठन किया गया था। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 22। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और इसका कार्य क्या होता है कि सीएजी द्वारा लोक उद्यमों पर रखी गई रिपोर्ट की जांच करना। और अभी वर्तमान इसके अध्यक्ष के रूप में संतोष कुमार गंगवार हैं। कौन है इसका अध्यक्ष? तो संतोष कुमार गंगवार। अब अगला चैप्टर है संघीय न्यायपालिका। अगला चैप्टर का नाम क्या है? संघीय न्यायपालिका, जिसमें हम लोग उच्चतम न्यायालय के देखेंगे लोग। टॉपिक का नाम क्या है? उच्चतम न्यायालय। भारत की न्यायिक व्यवस्था में एकीकृत न्याय का प्रावधान किया गया है, जिसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट व उसके अधीन उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक के उच्चतम न्यायालय का गठन, शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार का प्रावधान किया गया है। रेगुलेटिंग अधिनियम 1973 के तहत वर्ष 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश से सर एलिजा एम्पे थे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रथम में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश से कौन थे? तो एलिजा एम्पे थे। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायपालिका का प्रावधान किया गया था। भारत
के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका उद्घाटन कब किया गया था, तो 28 जनवरी 1950 को। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद में निहित होती है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उससे सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश रहते हैं उन न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति किसके पास होता है, तो संसद के पास होता है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय का कुल न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित यानी कि मुख्य न्यायाधीश से मिलाकर कितनी है, तो 34 है। उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो 34 है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एक नज़र में, यानी कि इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पदच्युत प्रक्रिया यानी कि इन्हें के द्वारा हटाया जा सकता है, तो संसद को असमर्थता के आधार पर इन्हें हटाया जा सकता है। उसके बाद है शपथ इन्हें कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति के समक्ष, यानी कि राष्ट्रपति भी दिलाते हैं या उनके द्वारा कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है वो भी शपथ दिला देता है। इस्तीफा यानी कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। किसे देते हैं, राष्ट्रपति को। कार्यकाल इनका निर्धारित नहीं होता है। अधिकतम आयु यानी कि 65 वर्ष, यानी कि इनका अधिकतम आयु कितना होता है, तो 65 वर्ष तक ये कार्य कर सकते हैं। वेतन मुख्य न्यायाधीश को 2.8 लाख प्रतिमाह यानी कि 2,80,000 रुपये प्रति माह मुख्य न्यायाधीश को सैलरी मिलती है और अन्य न्यायाधीशों को 2.5 लाख प्रति माह सैलरी मिलती है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। वह व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए या राष्ट्रपति की नज़र में विधि वेता हो यानी कि विधि का ज्ञाता हो। उच्चतम न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के प्रथम में भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जे कानिया थे। उच्चतम न्यायालय के वर्तमान यानी कि अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो DY चंद्रचूड़ है। इनका पूरा नाम क्या है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। अब अगला चैप्टर है राज्य कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका टॉपिक का नाम है राज्यपाल। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक व संवैधानिक प्रमुख होता है। अनुच्छेद 53 के तहत प्रत्येक राज्य में राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनता है कि क्या एक राज्यपाल को दो राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, तो यहाँ पे सही बात है, नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। अब राज्यपाल को एक नज़र में देखते हैं लोग। पद का उल्लेख, राज्यपाल का पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 153 में किया गया है। और राज्यपाल का जो पद है वह कहाँ से यानी कि किस देश के संविधान से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है केंद्रीय मंत्री परिषद की सिफारिश पर। पदच्युत यानी कि इनको पद से कौन हटा सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा इन्हें पद से हटाया जा सकता है, वो भी केंद्रीय मंत्री परिषद की सिफारिश पर। शपथ, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इन्हें शपथ दिलाई जाती है। इस्तीफा, राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। किसे इस्तीफा देते हैं, तो राष्ट्रपति को। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो सामान्यतः 5 वर्षों तक इनका कार्यकाल होता है। न्यूनतम आयु यानी कि राज्यपाल बनने की उम्र सीमा कितनी है, तो 35 वर्ष। कितनी सीमा, 35 वर्ष। वेतन इनको कितना मिलता है, तो 3.5 लाख प्रतिमाह यानी कि 3,50,000 रुपये प्रतिमाह इन्हें वेतन दिया जाता है राज्यपाल को। राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियाँ। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका और विधायिका का प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य सरकार के महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री परिषद के सभी मंत्री, महाधिवक्ता, राज्य संबंधी संस्थाओं के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। जो राज्यपाल होता है वह राज्य के विश्वविद्यालय जो होते हैं उसका क्या होता है, तो कुलाधिपति होता है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल न्यायालय द्वारा दी गई सजा को कम अथवा पूर्णतः माफ़ कर सकता है। इसे राज्यपाल की क्षमादान शक्ति कहा जाता है। अनुच्छेद 171 के तहत राज्यपाल विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या
का 1/6 भाग सदस्यों को मनोनीत करता है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो राज्यपाल होते हैं विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का कितना भाग मनोनीत करते हैं, तो 1/6 भाग मनोनीत करते हैं। और यह चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, तो अनुच्छेद 171 में की गई है। यानी कि जो सदस्य को मनोनीत करते हैं जिनका कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा एवं सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान होता है, उन्हें ही मनोनीत किया जाता है। अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर विधानसभा को भंग या विघटित कर सकता है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर वीटो शक्ति का प्रयोग करके विधेयक को राष्ट्रपति के पास आरक्षित कर सकता है। यानी कि जो अनुच्छेद 200 है उसके तहत राज्यपाल विधानमंडल जो होता है राज्य में, राज्य का विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक पर वीटो लगा सकता है। वीटो शक्ति का प्रयोग करके उस विधेयक को किसके पास भेज सकता है, तो राष्ट्रपति को भेज सकता है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल का सत्र न चलने की स्थिति में राज्य सूची के किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। अगला टॉपिक है राज्य की मंत्रिपरिषद व मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को विचार विमर्श व सहायता देने हेतु एक राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। राज्य मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। राज्य मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्री होते हैं वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो विधानसभा के प्रति। किसके प्रति, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, जबकि अन्य सभी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। ये मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। अगला चैप्टर है महाधिवक्ता। संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है। महाधिवक्ता के संसद यानी कि सरकार पे अगर कोई भी केस करता है, यानी कि ये वकील का कार्य करते हैं सरकार के लिए। ये कोर्ट में केस से, यानी कि अगर कोई भी केस करता है तो सरकार के पक्ष में ये अपना केस लड़ते हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल करता है और यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महाधिवक्ता राज्य का प्रथम और सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है। राज्य का प्रथम और सर्वोच्च कानूनी सलाहकार कौन होता है, तो महाधिवक्ता। महाधिवक्ता को देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, परंतु सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है और सदनों को संबोधित भी कर सकता है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि वह कौन व्यक्ति है जो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है लेकिन वह सदनों की कार्रवाई में भी भाग लेता है और सदनों को संबोधित भी करता है, तो वह कौन होता है, तो महाधिवक्ता होते हैं। महाधिवक्ता सदन में मत का प्रयोग नहीं कर सकता है, यानी कि अगर किसी विधेयक पर मत दिया जा रहा है तो उसका भी प्रयोग महाधिवक्ता नहीं करते हैं। महाधिवक्ता के पद की योग्यताएं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होती है। अगला चैप्टर है राज्य विधायिका। अगला चैप्टर का नाम क्या है, राज्य विधायिका। अनुच्छेद 168 के तहत राज्य विधायिका के रूप में कानून बनाने का कार्य राज्य विधानमंडल करती है। राज्य विधानमंडल के 3 प्रमुख अंग हैं। राज्य विधानमंडल के कितने प्रमुख अंग हैं, तो 3। पहला है राज्यपाल, यह राज्य विधानमंडल का अध्यक्ष होता है। दूसरा है विधान परिषद, इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। तीसरा है विधानसभा, इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। अगला चैप्टर है विधानसभा। विधानसभा को निम्न अथवा अस्थायी सदन कहा जाता है। विधानसभा को क्या कहा जाता है, तो निम्न अथवा अस्थायी सदन भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री के सिफारिश पर राज्यपाल किसी भी समय विधानसभा को भंग या विघटित कर सकता है, जिस कारण विधानसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है।
किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 और न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 निर्धारित है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 500, और न्यूनतम यानी कि कम से कम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 60 होनी चाहिए। देश की 4 विधानसभाएं न्यूनतम सदस्य संख्या का अपवाद है, जैसे गोवा में 40 सदस्य हैं। उसके बाद मिजोरम में भी 40, सिक्किम में भी 32 और पुदुचेरी में भी 30। पुदुचेरी में यानी कि ये क्या है, तो न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्य हैं, लेकिन ये अपवाद के रूप में है, यहाँ पे 60 नहीं है। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाले राज्य, तो इसमें प्रथम स्थान पे आता है उत्तर प्रदेश। इसके पास कितने सदस्य हैं? उत्तर प्रदेश के पास से लगभग 403 विधानसभा सदस्यों की संख्या है। और दूसरे स्थान पे आता है पश्चिम बंगाल 294 सदस्यों के साथ। तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र 288 सदस्यों के साथ। उसके बाद चौथे स्थान पे बिहार आता है 243 सदस्यों के साथ। देश के 3 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर के पास 114 विधानसभा सदस्य हैं, दिल्ली के पास 70 विधानसभा सदस्य हैं एवं पुदुचेरी के पास 30 में ही विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को सीटों का आरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को सीटों का आरक्षण किया गया है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। अगला चैप्टर है विधान परिषद। विधान परिषद को उच्च अथवा अस्थायी सदन कहा जाता है। विधान परिषद को क्या कहा जाता है, तो विधान परिषद को उच्च या अस्थायी सदन कहा जाता है। विधान परिषद एकमात्र ऐसा सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है, परंतु समाप्त किया जा सकता है। ये जैसे संसद में राज्यसभा होते हैं, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, उसी तरह राज्य में विधान परिषद होते हैं। वर्तमान में केवल 6 राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषद विद्यमान है। कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है, तो 6 राज्यों में। वो कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। किसी राज्य की विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि किसी भी राज्य की विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के कितनी 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी राज्य की विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 40 हो सकती है। किसी भी राज्य की विधान परिषद होती है उसमें न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 40 हो सकती है। सर्वाधिक विधान परिषद सीटों वाले राज्य, सर्वाधिक विधान परिषद सीटों वाले राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीट कितनी है, तो 100, और यह इससे 100 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। दूसरे स्थान पे है महाराष्ट्र में 78 विधान परिषद सीट है। उसके बाद है बिहार 75, उसके बाद है कर्नाटक 75, आंध्र प्रदेश 50 एवं तेलंगाना 40। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्षों का। परंतु प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं तथा उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है, तो 30 वर्ष है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक और किसी धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकते हैं। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो विधान परिषद होती है किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने माह तक रोक सकती है, तो अधिकतम 4 महीने तक रोक सकती है। और किसी भी धन विधेयक है तो उस धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है, तो 14 दिनों तक। विधान परिषद अपने सदस्यों में से एक सभापति एवं एक उपसभापति का चुनाव करती है। अगला चैप्टर है राज्य न्यायपालिका। राज्य की न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय एवं उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय अनुच्छेद 233 से लेकर 237 उच्च न्यायालय के अधीन एवं उसके दिशा यानी कि निर्देशानुसार जिला और निम्न स्तरों पर कार्य करते हैं। उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 से लेकर 232 की स्थिति शीर्ष पर होती है।
भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में कलकत्ता में हुई थी। तत्पश्चात इसी वर्ष बम्बई और मद्रास में भी उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1862 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी, तो कलकत्ता में। देश के चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई। संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत यह प्रावधान किया गया कि एक उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए साझा उच्च न्यायालय बन सकता है। वर्तमान में कुल उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, तो 25 है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो 25 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक नज़र में इनकी नियुक्ति, यानी कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पद से कौन हटा सकता है, तो संसद के द्वारा महाभियोग के द्वारा पदच्युत किया जाता है। और इन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल के समक्ष इस्तीफा, यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते हैं। अपना इस्तीफा किसे देते हैं, तो राष्ट्रपति को। कार्यकाल इनका निर्धारित नहीं होता है। अधिकतम यानी कि अधिकतम कितने वर्षों तक ये कार्य कर सकते हैं, तो 62 वर्षों तक। वेतन मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख रुपये प्रति माह वेतन दी जाती है और अन्य न्यायाधीश को 2,25,000 रुपये प्रति माह दी जाती है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश से बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। वह व्यक्ति किसी निम्न न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील रहा हो। अगला चैप्टर है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन में पंचायत। लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को। 1882 के रिपन प्रस्ताव को भारतीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन करना राज्यों का कर्तव्य बताया गया है, जो गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है। जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो बलवंत राय समिति थी वह कितने स्तर की पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। 2 अक्टूबर 1959 को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंडित नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के बांगड़ी गांव में सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था शुरू की थी। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम में किस स्थान पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, तो राजस्थान के नागौर जिले के बांगड़ी गांव में। और यह कब की गई थी, तो गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1959 को की गई थी। और यह किस समिति की सिफारिश पर था, तो बलवंत राय मेहता समिति। वर्ष 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था में उत्पन्न कमियों को दूर करना था। इस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनता है कि जो बलवंत राय समिति थी वह कितने स्तर की पंचायती राज व्यवस्था चाहती थी, तो वह त्रिस्तरीय चाहती थी। और जो अशोक मेहता समिति थी वह कितने स्तर की पंचायती राज व्यवस्था चाहती थी, तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। वर्ष 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन किया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया गया। संविधान के भाग 9 में कुल अनुच्छेदों की संख्या 16 है। संविधान के भाग 9 में कुल आर्टिकल्स की संख्या कितनी है, तो 16 है। इसके साथ ही ग्राम स्तर की पंचायतों के कार्य, शक्तियाँ तथा कर्तव्यों का उल्लेख संविधान की 11वीं अनुसूची में किया गया है। इस अनुसूची में कुल 29 विषय हैं, यानी कि जो 11वीं अनुसूची है उसमें कुल कितने विषय दिए गए हैं, तो 29 विषय दिए गए हैं। भारत का एकमात्र राज्य आंध्र प्रदेश है, जहां अल्पसंख्यकों को पंचायतों में आरक्षण दिया गया है।
उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 1/3 उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 1/3 का आरक्षण प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश, बिहार तथा उत्तराखंड में महिलाओं के लिए 1/2 यानी कि 50% का आरक्षण दिया गया है। कितना प्रतिशत? 50% का आरक्षण दिया गया है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कौन थे? तो बलवंत राय मेहता को माना जाता है। किन्हें माना जाता है? बलवंत राय मेहता को माना जाता है। स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। पंचायतों का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। पंचायतों का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होना आवश्यक है? तो 21 वर्ष। अरुणाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर अनुसूचित जाति को सीटों का आरक्षण नहीं दिया गया है। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजातीय परिषद कार्यरत है। यानी कि मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायतों का गठन, यानी कि यहाँ पे पंचायत नहीं है, पंचायत के रूप में एक स्तरीय जनजातीय परिषद कार्य करती है। 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में किस तारीख को मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक वर्ष 1994 में पारित किया गया था, जो 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। यह कब लागू हुआ था? तो 22 अप्रैल 1994 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम पंचायती राज मंत्री सुरेंद्र कुमार डे थे। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम पंचायती राज मंत्री कौन थे? तो सुरेंद्र कुमार डे थे। वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह है। कौन है? गिरिराज सिंह है। ऐसे राज्यों में जहां जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता है। अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित पंचायत विस्तार अधिनियम पेशा का निर्माण 1996 में किया गया था। यानी कि पेशा का निर्माण कब किया गया था? तो 1996 में। अब है अगला टॉपिक नगर पालिका। अंग्रेजों ने 1687 में पहली बार नगर निगम की स्थापना मद्रास में की थी। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान के भाग 9A में नगर पंचायत का उल्लेख अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ZG तक किया गया है। संविधान के भाग 9A में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो कुल अनुच्छेदों की संख्या 18 है। इसके साथ ही नगर स्तर पर पंचायतों के कार्य, शक्तियाँ तथा कर्तव्य का उल्लेख संविधान की 12वीं अनुसूची में किया गया है। नगर पंचायतों का उल्लेख किसमें किया गया है? तो 12वीं अनुसूची में किया गया है। और इस अनुसूची में कितने विषय हैं? कुल 18 विषय आते हैं। नगर पालिकाओं का कार्यकाल भी पंचायतों के समान प्रथम अधिवेशन बैठक से 5 वर्ष तक होता है। यानी कि नगर पालिका जो होते हैं उनका कार्यकाल कितना वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का। नगर पालिका में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है। अगला टॉपिक है सहकारी समितियां। भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत 1904 में हुई थी। भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1904 में। भारत में सहकारी आंदोलन का जनक F.A. निकोलसन को माना जाता है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि भारत में सहकारी आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो F.A. निकोलसन को माना जाता है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके तहत अनुच्छेद 9B को जोड़ा गया तथा इसके प्रावधान अनुच्छेद 243 ZH से लेकर अनुच्छेद 243 ZT तक किया गया है। सहकारी समिति में निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है। कितने हो सकते हैं? 21, जिसमें से एक स्थान अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए तथा 2 स्थान महिला सदस्यों के लिए आरक्षित होते हैं। सहकारिता मंत्रालय के प्रथम वर्तमान मंत्री, यानी कि सहकारिता मंत्रालय के प्रथम भी है और वर्तमान में है, तो कौन है? अमित शाह हैं। अगला टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। केंद्र राज्य संबंधों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो 3 भागों में। पहला है विधायी संबंध, अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक में इसकी चर्चा की गई है विधायी संबंध में।
अगला है प्रशासनिक संबंध, इसमें अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक के चर्चा की गई है। तीसरा है वित्तीय संबंध, इसमें अनुच्छेद 264 से लेकर 293 तक की चर्चा की गई है। वित्तीय संबंध का उल्लेख संविधान के भाग 12 में किया गया है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि वित्तीय संबंध का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग 12 में किया गया है। अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियों का निर्माण 7वीं अनुसूची में किया गया। अनुच्छेद 246A के तहत वस्तु और सेवा कर यानी कि GST के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 248 के तहत विधायन की अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित किया गया है। अनुच्छेद 249 के तहत राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 250 के तहत आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची से संबंधित विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 253 के तहत संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर अमल करने के लिए विधि बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 262 में क्या कर रहा है कि अनुच्छेद 262 के तहत संसद विधि बनाकर अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के संबंध में निर्णय कर सकती है। अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्य तथा केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान करता है। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत अनुच्छेद 279A जोड़ा गया, जिसके द्वारा राष्ट्रपति को GST परिषद की स्थापना की शक्ति प्राप्त होती है। केंद्रीय राज्य संबंधों के संदर्भ में वर्ष 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। वर्ष 1969 में डॉक्टर बीपी राजमन्नार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राजमन्नार आयोग का गठन किया गया था। वर्ष 1983 में केंद्र राज्य संबंधों के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS से सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय सरकारिया आयोग का गठन किया गया, जिसने संबंधों में सुधार की दिशा में 247 से सिफारिशें की थी। कितने सिफारिशें की थी सरकारिया आयोग ने, तो 247। और यह कितने सदस्यों का आयोग था, तो 3 सदस्यीय आयोग था। वर्ष 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए पूर्व न्यायाधीश मदन मोहन पुंजी की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय पुंजी आयोग का गठन किया गया। अगला टॉपिक है संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय। पहला है वित्त आयोग। वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 280 में किया गया है। यह एक अस्थायी आयोग है। जो वित्त आयोग है वह कैसा आयोग है, तो अस्थायी आयोग है, जिसका राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में गठन करता है। इस आयोग में एक अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। इन सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले पूरा होता है, यानी कि इससे समिति के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5, यानी कि वित्त आयोग है, उससे समिति के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है या 65, यानी कि अधिकतम आयु तक 65। अगर इससे दोनों में से कोई पहला आता है तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इस आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो केंद्र और राज्यों के मध्य करों का बंटवारा करना। अब तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि अब तक के कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, तो 15वें 2020 और 25 वित्त आयोग के अध्यक्ष नंदकिशोर सिंह थे। इससे वित्त आयोग के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, नंदकिशोर सिंह। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी। संघ लोक सेवा आयोग, अगला टॉपिक है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 14 में किया गया है। कितने में किया गया है, भाग 14 के अनुच्छेद 315 में किया गया है। इस आयोग में एक अध्यक्ष सहित कुल 11 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
इन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु जो पहले पूरा होता है। यह केंद्रीय भर्ती संस्था ग्रेड ए और ग्रेड बी के रूप में केंद्र के क्रमिक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष रोज बारकर तथा प्रथम भारतीय अध्यक्ष HK कृपलानी थे। इससे आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मनोज सोनी, यानी कि जो UPSC के ये चेंज हो चुके हैं, अभी वर्तमान में ये चेंज हो चुके हैं। राज्य लोक सेवा आयोग प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 में किया गया है। इस आयोग में एक अध्यक्ष सहित कुल 11 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। इन सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। इन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक जो पहले पूरा होता है। यह राज्य भर्ती संस्था ग्रेड ए और ग्रेड बी के रूप में राज्य के क्रमिक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो क्रमिक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला टॉपिक है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 में किया गया है। इस आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले पूरा होता हो। प्रारंभ में निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय था, परंतु 1989 में 2 अन्य चुनाव आयुक्तों का प्रावधान करके निकाय को बहुसदस्यीय बना दिया गया। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष राजीव कुमार हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। नवासीवें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान के भाग 16 के अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 3 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इन सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों तक होता है। इन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का। इस आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो अनुसूचित जाति की सुरक्षा एवं विकास करना। इस आयोग के वर्तमान अध्यक्ष किशोर मकवाना है। इस आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना। अगला टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अगला टॉपिक का नाम क्या है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान के भाग 16 के अनुच्छेद 338 ए में अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस आयोग में यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 3 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। इन सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कितने वर्षों का इनका कार्यकाल होता है? तो 3 वर्षों का। इस आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? तो अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा एवं विकास करना। इस आयोग के वर्तमान अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य हैं। अभी वर्तमान में इस आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अंतर सिंह आर्य हैं। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 102वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? तो 2018 के तहत संविधान के भाग 16 के अनुच्छेद 338 में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 3 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनका नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। इन सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। इन सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 3 वर्षों का। इस आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? तो अन्य पिछड़ा वर्ग की सुरक्षा एवं विकास करना। इस आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर हैं। अभी वर्तमान अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हंसराज गंगाराम अहीर। अब यहाँ पे कुछ गैर संवैधानिक निकाय दिया गया है। उस निकायों का गठन वर्ष देखते हैं लोग कि कब गठन किया गया था और उसमें कुल सदस्य की संख्या कितनी होती है और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है और वर्तमान में प्रमुख कौन है और उसके अध्यक्ष कौन है। तो पहला है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो।
संवैधानिक निकाय का क्या नाम है? गैर संवैधानिक निकाय का केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। इसका गठन 1963 में हुआ था। इसका गठन कब हुआ था? 1963 में। के संथानम समिति की सिफारिशों पर। किस समिति की सिफारिशों पर? के संथानम समिति की सिफारिशों पर। और इसके वर्तमान अध्यक्ष के पद पर कौन है? तो अनिल कुमार सिन्हा। केंद्रीय सतर्कता आयोग। दूसरा है केंद्रीय सतर्कता आयोग। 1964 में के संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 के संथानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। और इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 3 है। और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष होता है या 65 वर्ष तक आयु तक के। अभी वर्तमान अध्यक्ष के पद पर एस राजीव हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय महिला आयोग। इसका गठन 1992 में किया गया था। इसका गठन कब किया गया था? 1992 में। और इसके कुल सदस्यों की संख्या 6 है। और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के। वर्तमान अध्यक्ष के रूप में रेखा शर्मा है। अगला है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इसका गठन 1993 ईस्वी में किया गया था। और इसमें कुल सदस्यों की संख्या 6 होती है। और इन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति अनिल कुमार मिश्रा अभी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। इसका गठन 1993 ईस्वी में किया गया था। और इसमें कुल सदस्यों की संख्या 7 है। और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। इकबाल सिंह लालपुरा अभी वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं। कौन है वर्तमान अध्यक्ष में? इकबाल सिंह लालपुरा। अगला है केंद्रीय सूचना आयोग। इसका गठन 2005 ईस्वी में किया गया था। और हीरालाल सामरिया इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसका गठन 1907 ईस्वी में किया गया था। और इसके कुल सदस्यों की संख्या 7 होती है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। और कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक अध्यक्ष का, ये जो 3 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक अध्यक्ष का कार्यकाल है। और 3 वर्ष और 60 वर्ष की आयु तक अन्य सदस्यों का कार्यकाल है। इसके वर्तमान अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो हैं। कौन है? प्रियांक कानूनगो। अगला है नीति आयोग। नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया था। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 2015 में। और इसके अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। अब अगला टॉपिक है राजभाषा। अगला टॉपिक का नाम क्या है? राजभाषा। भारतीय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी। संघ की राजभाषा कौन सी होगी? तो हिंदी और देवनागरी लिपि है। अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति राजभाषा के संबंध में आयोग का गठन कर सकता है, जिसमें एक अध्यक्ष और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल विभिन्न भाषाओं के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। वर्ष 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1955 में। और किसकी अध्यक्षता में? तो बीजी खेर की अध्यक्षता में। राजभाषा के संबंध में संयुक्त संसदीय समिति का गठन का भी प्रावधान है। इस समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। इस समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा और 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। वर्ष 1963 में संसद ने राजभाषा अधिनियम पारित किया था। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं वर्णित है। कितनी भाषाएं वर्णित है? तो 22 भाषाएं। और मूल रूप से 14 हैं। यानी कि जब संविधान का निर्माण किया गया था तो उस समय भाषाओं की संख्या कितनी शामिल थी? हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में तो 14 भाषाएँ शामिल थी। बाद में और 8 भाषाओं का संशोधन यानी कि संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें शामिल किया गया था। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में हुआ था। और उसी के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि सिंधी भाषा को किसी संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो 21वें संविधान संशोधन। उसके बाद हुआ था 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। और इसके तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। कौन से? 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो 3 भाषाओं को, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली।
उसके बाद फिर हुआ था 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसके तहत बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 8वीं अनुसूची में यानी कि 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से कितने भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो 4 भाषाओं को, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 14 सितंबर 1949 को हिंदी संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित कर दी गई थी, जिस कारण प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में? 348 में। उसके बाद है अनुच्छेद 350 का, ये प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश से इसमें दिया गया है। अगला चैप्टर का नाम है आपातकालीन उपबंध। अगला चैप्टर का नाम क्या है? आपातकालीन उपबंध। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के, कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है? तो 3 प्रकार के। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राज्य आपातकाल, तीसरा है वित्तीय आपातकाल। आपातकाल संबंधी सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है। आपातकाल की जितनी भी शक्तियाँ होती है किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह किया गया। भारत में अब तक 3 बार भारत चीन युद्ध 1962 में, भारत पाक युद्ध 1971 में एवं आंतरिक अशांति का मामला 1975 में, यानी कि 1962 और 1971 और 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। राष्ट्रीय आपातकाल को एक बार में अधिकतम 6 माह तक लगाया जा सकता है और 6 माह करके अनिश्चित समय तक भी बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में उस राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। यानी कि 356 में राज्य का आपातकाल का वर्णन किया गया है। यानी कि अगर राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति राज्यपाल की सिफारिश पर वहाँ पे आपातकाल लगा सकते हैं। राज्य आपातकाल को एक बार में अधिकतम 6 माह तक लगाया जा सकता है और विशेष परिस्थिति में इसे बढ़ाकर 3 वर्ष भी किया जा सकता है। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन वाले राज्य, यानी कि सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन किस प्रदेश में लगा है, यानी कि किस राज्य में लगा है, तो वह उत्तर प्रदेश में लगा है। और कितनी बार लगा है? तो 10 बार लगा है। उसके बाद मणिपुर में भी 10 बार लगा है और बिहार में भी 10 बार लगा है। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन इंदिरा गांधी, यानी कि 49 बार के शासनकाल में लगा है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन किस प्रधानमंत्री के काल में लगा है? तो इंदिरा गांधी। कितनी बार लगा है? तो 49 बार। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जहां पर अब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति देश की वित्तीय अस्थायित्व या साख के खतरे की स्थिति में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। यानी कि जब देश में वित्तीय आपातकाल लागू होगा तो किसी के सिफारिश पर, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है। और यह किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 360 में। वित्तीय आपातकाल को एक बार में अधिकतम 6 माह तक के लगाया जा सकता है और 6 माह करके अनिश्चित समय तक बढ़ाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल एकमात्र ऐसा आपातकाल है जिसकी न्यूनतम अवधि 2 माह निर्धारित है। अब तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। अगला टॉपिक का नाम है संविधान संशोधन प्रक्रिया। अगला टॉपिक का नाम क्या है? संविधान संशोधन प्रक्रिया। भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत
अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका स्रोत दक्षिण अफ्रीका है। यानी कि जो संविधान संशोधन है वह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार का संशोधन किया जाता है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार का संशोधन किया जाता है, तो 3 प्रकार का। पहला होता है साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा होता है विशेष बहुमत द्वारा, तीसरा होता है विशेष बहुमत एवं राज्यों के अनुमोदन द्वारा। संविधान में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में दोनों सदनों को बराबर शक्तियां प्राप्त है। यानी कि जब संविधान संशोधन किया जाता है तो उच्च सदन और निम्न सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियां क्या है, बराबर है। अगला टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन देखते हैं लोग, तो यह कब हुआ था, तो 1951 में। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में। भारतीय संविधान में अनुसूची 9 यानी कि 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, और यह कब हुआ था, तो 1951 में। 7वां संविधान संशोधन 1956 में होता है। 7वां संविधान संशोधन राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को पुनर्गठित किया गया। उसके बाद 10वां संविधान संशोधन 1961 में होता है। 10वां संविधान संशोधन कब होता है, 1961 में। दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया, इससे संविधान संशोधन के माध्यम से। 12वां संविधान संशोधन 1962, 12वां संविधान संशोधन 1962, इसके माध्यम से गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया। 14वां संविधान संशोधन 1962 में होता है। पुदुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। 18वां संविधान संशोधन 1966 में होता है। पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है। 21वां संविधान संशोधन कब होता है, तो 1967 में होता है। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को कब शामिल किया गया था, तो 21वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1967 में। 24वां संविधान संशोधन 1971 में होता है। संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में कब शामिल किया गया था, 1975 में, और 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से। अगला है 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। इसी संशोधन के माध्यम से मौलिक के कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़ा गया। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे, तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और यह संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में। शिक्षा, वन्य और वन्यजीव, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन जैसे विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। अगला संशोधन है 44वां संविधान संशोधन 1978। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रीय आपात की घोषणा में आंतरिक अशांति शब्द हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कौन सा अधिकार बना दिया गया, तो कानूनी अधिकार बना दिया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985, यानी कि 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1985 में। संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया। 56वां संविधान संशोधन 1987, गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। गोवा को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया, तो 1987 में। 61वां संविधान संशोधन 1989, संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। ये संशोधन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 61वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था, तो 1989 में हुआ था। और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के जो मताधिकार थे, यानी कि 21 वर्ष में वो यानी कि वोट दे सकते थे, लेकिन इससे 21 वर्ष को घटाकर कितना कर दिया गया, तो 18 वर्ष कर दी गई। 69वां संविधान संशोधन 1992, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का दर्जा प्रदान किया गया।
71वां संविधान संशोधन 1992 संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 संविधान की 11वीं अनुसूची जोड़कर संपूर्ण देश में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया। 74वां संविधान संशोधन 1992 संविधान की 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। 84वां संविधान संशोधन ने 2001 के 1991 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की अनुमति प्रदान की गई है। 86वां संविधान संशोधन ने 2003 यह संशोधन कब हुआ था तो 2003 में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया। 91वां संविधान संशोधन ने 2003 संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है? 15% से। उसके बाद है 92वां संविधान संशोधन ने 2003 संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया गया। 93वां संविधान संशोधन 2006 अन्य पिछड़ा आयोग के बच्चों को सरकारी व निजी शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। 99वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया। उसके बाद है 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत एवं बांग्लादेश के मध्य सीमा क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया था इससे संविधान संशोधन के माध्यम से। 101वां संविधान संशोधन 2016 वस्तु एवं सेवा कर को संवैधानिक के मान्यता प्राप्त हुआ था। इसी संविधान संशोधन के माध्यम से जीएसटी को लागू किया गया। अगला है 102वां संविधान संशोधन 2018 अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। 2018 में 102वां संविधान संशोधन के माध्यम से। 103वां संविधान संशोधन 2019 सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 10% का आरक्षण दिया गया। 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से। 104वां संविधान संशोधन 2020 लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सीटों के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया और आंग्ल भारतीय के आरक्षण को समाप्त किया गया। संविधान संशोधन 105 यह कब हुआ था? 2021 में हुआ था। राज्यों द्वारा सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की राज्यों की शक्ति का बहाल किया गया।